हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ चंद्र प्रकाश जोशी। दोस्तों, पिछले लेक्चर में अपन ने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो भी नोमेनक्लेचर है, उसकी नंबरिंग है, कैसे करते हैं, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज का जो वीडियो है उसमें अपन कुछ 5 मेंबर 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ साथ अपन 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे फ्यूरान हो गया, थायोफिन हो गया, पायरोल हो गया, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे कि ये कंपाउंड्स कैसे सिंथेसिस होते हैं, कैसे इनकी प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ क्या क्या इनका यूज है और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस ये शो करते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा ये चैनल है, ये चैनल अपने फार्मेसी सिलेबस के जो भी सिलेबस है उसको कवर करता है और मैं चाहता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर हो, ताकि जो भी मेरा जो नॉलेज है वो क्या है कि वर्ल्ड वाइड क्या है फैले। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं अपन कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये 5 मेंबर भी होते हैं, 6 मेंबर भी होते हैं। 5 मेंबर रिंग की बात करूं तो फ्यूरान, थायोफिन और पायरोल ये क्या मेन जो इंपॉर्टेंट जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो है। अब 5 मेंबर की बात की तो पहले मैंने जो नोमेनक्लेचर बताया था उसमें इसका नाम पढ़ेंगे तो इसको जैसे ऑक्सा बोलते हैं, और 5 मेंबर रिंग है तो ओल आता है तो इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सा ऑक्सोल रिंग हुआ। क्या नाम हुआ, ऑक्सोल रिंग हुआ, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है, फ्यूरान है। 5 मेंबर रिंग है, सल्फर हेटेरोएटम है तो सल्फर के लिए अपन क्या लगाते हैं, थाया, और 5 मेंबर के लिए क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, थायोल। इसका क्या हुआ, नेम हुआ, नोमेनक्लेचर हुआ, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है, थायोफिन है। इसका भी क्या होगा, एजोल होगा, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है, पायरोल। ये तीनों क्या है, 5 मेंबर कंपाउंड है जिसके अंदर एक ही हेटेरोएटम है। अब हम बात करेंगे 5 मेंबर रिंग है जिसके अंदर दो तरह के हेटेरोएटम है, दो हेटेरोएटम्स के अंदर प्रेजेंट है। जैसे पायराजोल, पायराजोल में हम बात करेंगे 5 मेंबर रिंग है और दो नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन क्या पास में है, इसका नाम क्या है, पायराजोल। ठीक है, लेकिन जब अपन बात करेंगे कि दो के लिए अपन ने क्या बोला था, डाई लगाते हैं, नाइट्रोजन के लिए क्या लगाते हैं, एजो लगाते हैं, और 5 मेंबर तो क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, डायजोल रिंग इसका नाम होगा, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है, पायराजोल है। ये आपका हाइड्रोजन साथ साथ। ठीक है, इसमें इसका नाम क्या होगा, 1,3 डायजोल। ठीक है, ये इसका नोमेनक्लेचर होगा, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है, इमिडाजोल, जिसमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब इसकी बात करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे सल्फर है, थर्ड पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन है, तो 1,3 थायाजोल इसका नाम हुआ, और इसका कॉमन नेम भी क्या है, थायाजोल। इसका नाम क्या हुआ, ऑक्साजोल। 5 मेंबर नहीं है, इसके पीछे क्या आ रहा है, ओल आ रहा है, ऑक्सा किसके लिए आ रहा है, ऑक्सीजन के लिए आ रहा है, एजो किसके लिए आ रहा है, आपके नाइट्रोजन के लिए आ रहा है, इसका नाम क्या हो गया, ऑक्साजोल। अब अपन बात करेंगे 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, जिसके अंदर 1 और 2 अलग अलग हेटेरोएटम प्रेजेंट है। एक की बात करेंगे इसमें सिंगल हेटेरोएटम है, और दूसरी की बात करेंगे इसमें दो हेटेरोएटम है। फर्स्ट सिंगल की बात करेंगे, 6 मेंबर रहेंगे जिसमें एक हेटेरोएटम है, नाइट्रोजन, जिसको क्या बोलेंगे, पायरिडीन बोलेंगे। पायरी किसके लिए आ रहा है, नाइट्रोजन के लिए आ रहा है, और इन किसके लिए आ रहा है, आपके 6 मेंबर रहेंगे, इसलिए क्या लगा रहे हैं, इन लगा रहे हैं। ठीक है, और जब अपन नाइट्रोजन के साथ इसको क्या कर रहे हैं, अनसैचुरेट करते हैं, तो डाइन इसका आ रहा है। पायरान रिंग की बात करेंगे, 6 मेंबर रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन हेटेरोएटम है। फिर थायोपायरान किसलिए बात की गई है, 6 मेंबर रिंग है, और क्या, थायो इसके अंदर क्या है, हेटेरोएटम, मतलब सल्फर हेटेरोएटम, इसलिए बोला गया इसको थायोपायरान। अब अपन बात करेंगे 6 मेंबर रिंग की जिसके अंदर दो हेटेरोएटम हो। 6 मेंबर रिंग है जिसके अंदर दो हेटेरोएटम, नाइट्रोजन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, इसका नाम हो गया पायरिडायाजीन। 6 मेंबर रिंग है पायरी, और डायाजीन मतलब दो नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है। फिर पिरिमिडीन अपन जानते ही हैं, सबसे कॉमन जो अपन अभी तक 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो पिरिमिडीन के अंदर दो नाइट्रोजन जो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है, और लास्ट पायराजीन जिसमें फर्स्ट और फोर्थ नंबर पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है 6 मेंबर रिंग के अंदर। तो ये हो गए अपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। स्टार्ट। दोस्तों, अब अपन बात करेंगे पायरोल के बारे में। पायरोल जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था, पायरोल क्या है, पायरोल अपने 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर एक हेटेरोएटम प्रेजेंट रहता है, और कौन सा हेटेरोएटम प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन। तो दोस्तों, अपन ने अभी बात की थी जो अपना पायरोल है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है, अगर अपन उसके नोमेनक्लेचर की बात करें, नाइट्रोजन के क्या कहते हैं अपन,
एजा लगाते हैं, और 5 मेंबर तो इसके क्या लगाते हैं, पीछे सुफिक्स में ओल लगाते हैं। लेकिन अपना जो पायरोल है वो क्या, उसका कॉमन नेम इसका क्या, पायरोल है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम एजोल का कॉमन नेम दिया गया इसको पायरोल। पायरोल की कैटेगरी, इसकी कैटेगरी की बात करेंगे, 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है विद 1 हेटेरोएटम इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। सेकंड चीज स्ट्रक्चर की बात करेंगे, 5 मेंबर है तो 5 मेंबर बनेंगे, लेकिन 5 मेंबर में से एक मेंबर क्या रहेगा अपना नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन क्या हेटेरोएटम प्रेजेंट है रिंग के अंदर। ठीक है, तो दो तरह की इसकी स्ट्रक्चर बन सकती है रेजोनेंस के कारण। ठीक है, तो ये इसका कॉमन स्ट्रक्चर जो इसमें सभी फॉर्म अपन रेजोनेंस की इंक्लूड करते हैं। ठीक है, दो चार कार्बन एक साथ अटैच रहते हैं चेन में, और एक नाइट्रोजन साथ में इसके चेन के बीच में प्रेजेंट रहता है और रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, एक लोन पेयर रहता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे मूवमेंट करते रहेंगे, मूवमेंट की वजह से क्या होगा, इसमें रेजोनेंस आएगा, एरोमेटिसिटी शो करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में, कि इसके अंदर जो कार्बन कार्बन होते हैं वो दोनों क्या रहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज रहते हैं, और कार्बन के साथ में जो नाइट्रोजन अटैच है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, ये हाइब्रिड बॉन्ड बनाएंगे और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो आपस में क्या होगा कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन पा रहा है sp2 इसकी वजह से क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ साथ में क्या होता है कि जो ये कार्बन कार्बन है, ये क्या है, इसके बीच में क्या होता है, एक p ऑर्बिटल और प्रेजेंट है जो क्या करता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा। अब उस पाई बॉन्ड की वजह से क्या होगा कि ये 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, साथ साथ एक नाइट्रोजन का के ऊपर क्या लोन पेयर जो अपन ने बात की थी यहाँ पे, ये लोन पेयर क्या होगा कि इस रिंग के अंदर जो पास वाला एडजेसेंट कार्बन है नाइट्रोजन के साथ, उसके ऊपर क्या होगा, वो शिफ्ट होगा। ठीक है, शिफ्ट हुआ तो क्या होगा कि बॉन्डिंग आगे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आगे से आगे शिफ्ट हो जाएंगे, और रिंग के अंदर वो क्या होंगे, डिलोकलाइज होंगे तो क्या होगा, उसके अंदर रेजोनेंस आएगा और कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगी इसकी पायरोल की, जिसकी वजह से अपन बोल सकते हैं कि ये रेजोनेंस शो करा और एरोमेटिसिटी इसमें शो होती है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे तो कितनी जगह sp2 हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में हो रहा है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो रहा है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, sp2s हाइब्रिडेशन पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि जो अपना पायरोल है उसके अंदर टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। पायरोल के अंदर हम बात करेंगे कितने कार्बन है अपने, 1 2 3 4, तो 4 तो क्या बन रहे, 1 2 3 कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा, और 2 क्या बन रहे, कार्बन नाइट्रोजन के, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। साथ साथ अब हाइड्रोजन की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 बन रहे हाइड्रोजन की वजह से बन रहे, 5 और 5 कितने टोटल 10 क्या बन रहे, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट रहेंगे, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे जो कि कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब ये जो अपना पायरोल है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है, उसके कुछ एग्जांपल है। जैसे अपन क्लोरोफिल की बात करेंगे, क्लोरोफिल के अंदर क्या होगा, पायरोलिन पाई जाएगी। हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, उसमें भी पायरोलिन पाई जाती है, और कुछ एल्कलॉइड्स होते हैं जिसके अंदर भी क्या होता है, पायरोलिन पाई जाती है। कुछ मेडिसिन भी होती है जिसके अंदर पायरोलिन पाई जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में, इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बारे में, एरोमेटिसिटी के बारे में अपन बात करेंगे। अब इसके जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसमें अपन देखा कि नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपने पास वाला एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या कर रहा है, जो उसका लोन पेयर था उसको क्या इसने शिफ्ट किया। ठीक है, शिफ्ट किया तो क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे हुआ और ये बॉन्ड यहाँ पे होगा, ये बॉन्ड ऑब्वियसली क्या जाएगा, आगे रोटेट करेगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या होगा, आगे शिफ्ट होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कार्बन क्या चाहता है, 4 वैलेंसी में क्या रहना चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है। तो क्या करेगा, आगे से आगे क्या करेगा, बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, डिलोकलाइज करेगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में इसने अपना इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर डोनेट किया इस कार्बन के पास में, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, और ये हुआ यहाँ पे बॉन्ड बना था। अब ये बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में बात की, ये बॉन्ड वापस क्या होगा, आगे से आगे रेजोनेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है। अब ये जो बॉन्ड था शिफ्ट हुआ कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और ये कहाँ पे हुआ, बॉन्ड यहाँ पे बना। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इस स्ट्रक्चर में बात करते हैं, ये वाला यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएगी। तो अब नाइट्रोजन भी क्या होगा, 3 वैलेंसी में रहता है, क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको आगे मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए अगले कार्बन पर, यहाँ पे आए। अब इसमें क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कहाँ पे, आगे वाले कार्बन पे। ठीक है,
आगे वाले कार्बन पे शिफ्ट हुए, ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट होगा, नेक्स्ट कार्बन के ऊपर। ठीक है, अब इस तरह से आगे आगे क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता जाएगा, डिलोकलाइज होते रहेंगे, और क्या होगा, इसकी 5 तरह की क्या होगी, कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलती रहेगी, जिससे हम बोल सकते हैं कि ये रेजोनिक इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, रेजोनेंस इसमें हो रहा है। अब अपन बात करेंगे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन के पास पहले क्या थे, लोन पेयर थे। अब लोन पेयर की क्या कमी हुई तो क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, और अपना जो पायरोल है वो दोनों तरह की एक्टिविटी शो करता है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है और बेसिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन वो भी स्लाइटली, बहुत ही वीक एसिड और वीक बेस की तरह ये काम करता है। अब अपन बात करते हैं कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। दोस्तों पहले मैंने बताया था आपको कि एरोमेटिसिटी होने के लिए क्या जरूरी है, कि वो एक तो प्लेनर में होना चाहिए, इट शुड बी प्लेनर, इट शुड कंटेन पाई बॉन्ड, इट शुड पाई बॉन्ड्स आर डिलोकलाइज्ड, एंड देन इट आल्सो फॉलो हकल रूल। हकल रूल की बात करेंगे तो हकल रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे कि इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड हैं। अब अपन बात करेंगे नाइट्रोजन के पास भी क्या 2 लोन पेयर है, तो वो भी क्या है, पाई बॉन्ड में इंक्लूड हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो हो गए, प्लस 2 2 4 और 2 6, कितने हो रहे हैं, 6। तो 4n+2 इक्वल टू कितना हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हो रहे हैं, और n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 2 3 4, हमेशा पूरी डिजिट में इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो अपन बात करेंगे तो 4n इक्वल टू 6 - 2 इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो ये क्या है, एरोमेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है। तो पायरोल क्या अपना एरोमेटिक है। दोस्तों अब अपन बात करेंगे कि पायरोल की सिंथेसिस की या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल। फर्स्ट अपन बात करेंगे कि जो पायरोल का सिंथेसिस है वो किससे करेंगे, अपन अमोनिया मिक्सचर से अपन उसका सिंथेसिस करेंगे। तो जो भी अपना एसिटाइलिन हो गया, ठीक है, एसिटाइलिन ऊपर हो गया, जब अपन उसके अमोनिया के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं, किसके अंदर, रेड होल ट्यूब के अंदर इसकी क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, मिक्सचर को पास करते हैं, तो क्या होगा, आपके पायरोल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन है, देन क्या है कि जो एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन में क्या है कि अपन यहाँ पे एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि एसिटाइल के अंदर जैसे C 3 बॉन्ड साथ और एक इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच। अब अपन को पायरोल में क्या चाहिए, 4 मेंबर चाहिए, एक और मेंबर चीज क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन किस फॉर्म में आपके पास, NH। जब अपन इसको क्या करेंगे, रेड हॉट ट्यूब से पास करेंगे तो क्या होगा कि रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, विद रिमूवल ऑफ डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड क्या होंगे, यहाँ पे रिमूव होंगे, और यहाँ पे ये डायरेक्ट बॉन्ड करेंगे कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। तो इस तरह से अपने क्या हुआ, पायरोल रिंग का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड, ट्रीटमेंट ऑफ अमोनियम म्यूकेट विथ ग्लिसरॉल एट 200 डिग्री सेल्सियस। अमोनियम म्यूकेट को जब अपन ग्लिसरॉल के साथ ट्रीट करवाते हैं या इसको हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो अपने क्या बनता है, पायरोल बनता है। ये अपना ग्लिसरॉल, ठीक है, इसको अमोनियम म्यूकेट है, ये इसको ग्लिसरॉल के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका पायरोल का सिंथेसिस हो रहा है। थर्ड, सक्सिनामाइड हीटेड विथ जिंक डस्ट। सक्सिनामाइड को जब अपन जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं, ये अपना सक्सिनामाइड हो गया। अमाइड ग्रुप दिख रहा है आपको, CONH और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाला आपके सक्सिनिक एसिड बोलते हैं जिसको अपन, और एमाइड के अमीनो ग्रुप के साथ है तो सक्सिनामाइड। सक्सिनामाइड को जब अपन ट्रीट कर रहे हैं जिंक डस्ट के साथ है, तो जिंक डस्ट के साथ अपन ट्रीट करवाते हैं, क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है तो अपने फिर क्या हुआ, यहाँ पे अपने पायरोल रिंग का फॉर्मेशन हुआ। देन अब बात करेंगे पायरोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर कि पायरोल कैसा दिखता है, कैसी उसकी सोलिबिलिटी है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो अपन उसके रंग भेद कर उसकी बात करेंगे कि आकार कैसा है उसकी बात करते हैं। तो जो अपना पायरोल है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो और कलरलेस है, कोई उसका कलर नहीं होता, तो कलरलेस लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट आपके 131 डिग्री पे ये उबलने लगता है, बॉइल होने लगता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 131 डिग्री सेल्सियस। थर्ड, ऑर्डर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जैसे इसकी क्या होती है, ऑर्डर आती है, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर
बट सोल्यूबल इन इथेनॉल एंड अल्कोहल। जो भी अपन देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, या तो ईथर में या आपके अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं। देन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, कि ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है, लेकिन दोनों कौन सा, वीक एसिड और वीक बेस की तरह ये अपना बिहेवियर शो करता है। तो ये एम्फोथेरिक नेचर का हो गया। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे तो बेस की, तो ये वीक बेस है और इसका पीके 3.4 इसका पीके। अब अपन बात करेंगे कि ये बेस कैसे है, ये वीक बेस की तरह क्या कर रहा है, अपनी एक्शन शो क्यों कर रहा है। दोस्तों अपन देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। वो लोन पेयर क्या होता है, तो जो अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको अपन बोलते हैं पायरोल केटायन, केटायन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव चार्ज क्या आपके जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ, और क्या होगा कि जो उसकी रेजोनेटिंग एनर्जी थी उसका भी क्या हुआ, लॉस हुआ और केटायन का फॉर्मेशन हुआ। तो अपन बोलते हैं कि जो भी अपने केटायन का फॉर्मेशन होता है वो क्या करते हैं, बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। और सेम जो एनायन का होगा वो क्या करेगा, एनायन होगा वो कौन सा, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो जो एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, जैसे हमने रेजोनेंस में पढ़ा था, रेजोनेंस में पढ़ा था कि जो अपने कार्बन और जो नाइट्रोजन है पायरोल के अंदर, उसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब क्या बना रहे हैं, वो एनायन बना रहे हैं। एनायन कौन सा, पायरोल एनायन बना रहे हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो अपने इनहांस द पॉसिबिलिटी ऑफ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जो जैसे इसमें से प्रोटॉन एनायन बना और क्या हुआ, प्रोटॉन निकलने की पॉसिबिलिटी हो गई। तो जो प्रोटॉन निकालेगा, प्रोटॉन इसमें से क्या करेंगे, रिमूव होंगे, तो क्या होगा, ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। और एसिडिक बिहेवियर क्या करेगा, बहुत ही लेस क्वांटिटी में करेगा, बहुत ही कम स्ट्रेंथ में करेगा, प्रोटॉन को रिमूव करेगा। इसलिए ये करेगा वीक एसिड की तरह ये अपना बिहेवियर शो करेगा। और इसका पीके कितना है, 15.0 इसका क्या है, पीके। तो इस तरह से जो अपना पायरोल है वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। तो अपन बोल सकते हैं ये एम्फोथेरिक नेचर का है, वीक एसिडिक एंड वीक बेसिक। तो एक बार और वापस, बेस क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि जो इसका पाई बॉन्ड है वो क्या, लोन पेयर है वो किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, जिससे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम बोल सकते हैं पायरोल रिंग के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पायरोल केटायन का फॉर्मेशन हुआ जो कि बेसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। और एसिडिटी की बात करेंगे तो एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, वहां से रिमूव करने का काम करेगा, जो क्या करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पायरोल एनायन आयन फॉर्मेशन। दोस्तों अब अपन बात करेंगे पायरोल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जो अपन बात कर रहे थे फर्स्ट में अपन पढ़ा था एसिडिटी, सेकंड बेसिसिटी पढ़ ली थी अपन। यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि जहां पे भी नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आगे क्या करता है, अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है और वो क्या करेगा, कहां पे अटैक करेगा, जहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज देखते हैं कि अपन देखा कि रेजोनेंस में क्या होता है कि जो पायरोल का रेजोनेंस होता है वहां पे क्या होता है कि पायरोल रिंग के यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बना रहता है। तो यहाँ पे क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक कर सकता है इसकी, या तो इधर से देखे तो फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन, इधर से भी देखे तो फर्स्ट तो ये होगी, सेकंड या थर्ड पोजीशन, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। सेकंड और थर्ड पोजीशन, इधर से भी ये सेकंड हो गई, ये थर्ड पोजीशन, दोनों पोजीशन पे एक पोजीशन पे वो अटैक कर सकता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो कौन सी पोजीशन पे होगी, सेकंड पोजीशन पे होगी या थर्ड पोजीशन पे होगी। जब अपन बात करेंगे थर्ड पोजीशन की, पहले बात करते हैं थर्ड पोजीशन की। थर्ड पोजीशन पे जब इलेक्ट्रोफाइल आगे अटैक करता है तो क्या होगा कि दो आपकी क्या होगी, कैटायनिक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। कैटायनिक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी तो जो कार्बोकैटायनिक इंटरमीडिएट स्टेट बनी वो कितनी बनी, 2। और जब अपन बात करेंगे कि ये पोजीशन सेकंड पे अटैक करे, कहां पे अटैक करे, कार्बन नंबर सेकंड पे अटैक करे कौन, इलेक्ट्रोफाइल, तो कितनी कार्बोकैटायन स्टेट बनेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 तरह के रेजोनेटिव क्या करते हैं, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनते हैं। और अपन बात करते हैं कि जिसके जितने ज्यादा
मतलब स्ट्रक्चर बनेंगे, एजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं या केटायनिक स्ट्रक्चर बनते हैं, वो आयन उतना ही क्या रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, अगर एक पर्सन के ज्यादा फॉर्म्स बनेंगे और एक आदमी के मतलब बहुत सारे अलग रूप होते हैं, जैसे रावण की बात करें उसके 10 सिर होते थे, तो 10 सिर में स्टेबल रहता था, एक बार उसको मारने किसी ने आ गया, मतलब तो जो ज्यादा अपनी स्ट्रक्चर शो करेगा वो उतना ही स्टेबल रहेगा और उतना इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अपन बात करते हैं कि इसमें इंटरमीडिएट स्टेट किसकी, कार्बोकेटाइन, जो कार्बन सेकंड पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा था कहां पे, कार्बन सेकंड पोजीशन पे, तो वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे दोस्तों ये मैंने हाइड्रोजन ऊपर लिखता था इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये सेकंड पोजीशन, इस पोजीशन की बात करूंगा। तो इसमें कार्बोकेटाइन क्या बनते थे, ज्यादा बनते थे। तो ये जो आपकी कार्बोकेटाइन की जो सेकंड वाला प्रोडक्ट बनेगा वो हाईली बनेगा, और जो पायरोल होगा वो मोस्ट ऑफ कार्बन 2 पे क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। तो फॉर एग्जांपल अपन देख लेते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन आती है, नाइट्रेशन आती है, सल्फोनेशन आती है, हेलोजिनेशन आती है, हेलोजिनेशन के अंदर क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्लोरिनेशन, आयोडीनेशन, देन उसके बाद फिडेल का सॉल्यूशन भी क्या है, एक तरह का आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। डाइएजो कपलिंग रिएक्शन होती है, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही आती है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे सपोज इसने यहाँ पे आके बाइंड किया कार्बन थर्ड पोजीशन पे, कार्बन थर्ड पोजीशन पे बाइंड किया, अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे अटैक कर ले तो 1 2 3 और एक चौथा बॉन्ड पहले से क्या हो जाएगा, आके बाइंड कर लेगा, और एक हाइड्रोजन का ही है, 5 बॉन्ड में नहीं, 5 बॉन्ड में क्या होगा, कार्बन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेगा। ठीक है, जो उसका पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेगा, वो शिफ्ट करेगा आगे। तो आगे शिफ्ट किए तो क्या होगा, जो वापस सपोज यहाँ पे अटैक किया तो इसने क्या किया, ये जो बॉन्ड था इसको शिफ्ट किया यहाँ पे शिफ्ट करेगा, क्या होगा, ये वाला कार्बन वापस क्या करेगा, इसको शिफ्ट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो पहले से बॉन्ड था वो आगे क्या होगा, शिफ्ट होगा नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन पे क्या हुआ कि बॉन्ड बैलेंस की कमी, 4 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देन वापस अगले स्टेप में बात करेंगे, नाइट्रोजन पे क्या करेगा, आगे शिफ्टिंग करेगा, इस कार्बन के ऊपर वापस क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, वापस बॉन्ड क्या हुआ, आगे शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे वापस क्या बना, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। तो 2 तरह की इसकी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहे हैं। और इसकी बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे अटैक किया तो एक बार बनेगा वापस कहाँ पे, आपके ये वाला कार्बन है यहाँ पे बनेगा, सेकेंड आपके नाइट्रोजन पे बनेगा, और थर्ड आपके क्या होगा, वापस अगेन इस कार्बन पे ये बनेगा। तो 3 तरह के कार्बोकेटाइन आपके बनेंगे। तो जिसकी ज्यादा स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगा, उतना स्टेबल होगा, उतनी प्रोडक्टिविटी उसकी होगी, और इतनी ही क्या होगी उसकी स्ट्रक्चर और उसकी प्रोडक्टिविटी बनेगी। तो पायरोल होगा वो कार्बन कौन सा, 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब बात करेंगे कौन कौन सी, फर्स्ट नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा कि किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, HNO3 के साथ। तो HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सेकंड पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, तो नाइट्रो पायरोल हो गया। सल्फोनेशन में किसके साथ करवाते हैं अपन, H2SO4 के साथ, तो SO3 ग्रुप, SO3H ग्रुप का जुड़ेगा, जाके आपके थर्ड सेकंड वाले कार्बन पे जाके बाइंड हो जाएगा, तो सल्फोनाइल पायरोल आपके प्रोडक्ट बना। आयोडीनेशन में क्या होगा कि आयोडीनेशन में जो आपके हेलोजन्स हैं वो क्या होंगे, इसमें कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जिसकी बाइंडिंग एफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा हो, जहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज हो वो आके बाइंड कर लेते हैं। तो जो हेलोजन्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ क्या होते हैं कि जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, वहां पे क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं। तो जो आयोडीनेशन और क्लोरीनेशन में होगा, हेलोजन्स को आगे बाइंड होंगे, वो क्या होंगे, चारों कार्बन पे आके अटैक करेंगे। तो 4 जगह क्या हो गया, इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो 2 3 4 5 टेट्रा आयोडो पायरोल का फॉर्मेशन हुआ। फिडेल क्राफ्ट एसोसिएशन में क्या करते हैं अपन, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन की बात करूं तो CH3CO CO, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हो गया। ये बाइंड टूटता है, यहां से टूटता है, एक तो टूटता है CH3COOH में, और एक एस्टाइल आयन CH3CO। तो CH3CO ग्रुप जुड़ जाता है कहां पे, आपके पायरोल रिंग पे एस्टाइलेशन के अंदर। तो इसको बोलते हैं फिडेल क्राफ्ट एसोसिएशन, जो कि 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 एसाइल पायरोल का फॉर्मेशन हुआ, 2 एस्टाइल पायरोल का। फिर नेक्स्ट जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डाइएजो कपलिंग। डाइएजो कपलिंग में क्या होगा कि कोई भी कंपाउंड है उसके अपन किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, डाइएजोनियम साल्ट के साथ। तो इसका डाइएजोनियम साल्ट कौन सा आ गया, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या होगा कि ये
बेंजीन डाइजो ग्रुप जुड़ जाएगा किसके साथ, आपके पायोल के साथ। तो फिर क्या हो गया, बेंजीन 2 बेंजीन डाइजो पायोल रिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देन क्लोरीनेशन में जैसे कि अपने आयोडीनेशन पढ़ा था, चारों आयोडीन जुड़े, वैसे क्या होगा, चारों क्लोरीन ग्रुप आगे जुड़ जाएंगे। तो 2 3 4 5 टेट्रा क्लोरो पायोल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है 2s2 2SO2Cl2, ठीक है। देन अपन बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस की, नंबर 4 रिएक्शंस पे। फर्स्ट बेसिसिटी, सेकंड एसिडिटी, थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ अपने आगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि जो पायोल है उसका ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट करवाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो क्या बनेगा, मैलिक इमिड का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन, जैसे अपन ने पढ़ा था जिंक डस्ट की प्रेजेंस में अपन क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। तो क्या होगा, अंदर रिडक्शन करवा के क्या होगा, हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे और जो अंदर डबल बॉन्ड थे वो क्या होंगे, खत्म होंगे। एक बार रिडक्शन करवाया अपन ने किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो माइल्ड रिडक्शन हुआ। कम रिडक्शन होता है क्या होगा, एक बॉन्ड जाएगा, एक बॉन्ड जाएगा तो 3 पायरोलिडिन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अपन जब इसकी प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाईली इसका रिडक्शन करवाते हैं, तो जितने भी डबल बॉन्ड होंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हाइड्रोजन आके बाइंड कर जाएगी, तो पायरोलिडिन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिंग ओपनिंग, रिंग का ओपनिंग होना। तो जैसे दोस्तों अपन ने पहले इसकी सिंथेसिस पढ़ी थी, सक्सिनामाइड से इसका क्या हुआ था, सिंथेसिस हुआ। तो 4 कार्बन वाला सक्सिनिक एसिड था, तो जिसे ओपनिंग करेंगे तो सक्सिनिक वाला प्रोडक्ट इसको जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिंग ओपनिंग में अपन इसकी रिएक्शन करवाई थी किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। तो हाइड्रोक्सिल एमाइन में क्या होगा, अमीनो ग्रुप रहेंगे। जब अपन इसकी प्रेजेंस में किसी प्रेजेंस में C2H5OH की इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होगा, सक्सिन डाई एल्डोक्सिन का फॉर्मेशन होगा, सक्सिन डाई एल्डोक्सिन का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट इसके यूज की बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे। तो दोस्तों मैंने पहले बोला था कि क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है या आपके एल्कलॉइड्स में प्रेजेंट होता है, तो इनकी सिंथेसिस में अपन इसको काम में ले सकते हैं। और साथ साथ कुछ प्रोडक्ट जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे हम बात करें एट्रोवास्टेटिन क्या आपके एंटी हाइपरलिपिडिमिक ड्रग है, और पाइरिविनियम पेमोइड ये क्या है, आपके एंटी एंथेल्मेटिक ड्रग है। तो ये आपने पढ़ा आपके पायोल का पूरा डिस्क्रिप्शन टोटल की, कैसे इसका यूज है, कैसे केमिकल, कैसे फिजिकल इसकी प्रॉपर्टी, कैसे इसकी बिहेवियर एसिडिक है या बिहेवियर। दोस्तों ये चैनल आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और आज हमारे साथ एक नए कैंडिडेट जुड़े हैं पुष्करा जोशी, जो कि हमारे इस वीडियो का संचालन कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास जाए और उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो। और आपको भी इसमें कोई और दिक्कत आ रही है, कहीं कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करें, लेकिन इस वीडियो को बेल आइकन पे जाके सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको किसी पढ़ाई में और किसी टॉपिक पर समस्या आ रही है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको मुझसे पढ़ना चाहते हैं या फिर आप उसको नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं, तो आप उसको कमेंट जरूर करें, ताकि मैं उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, आपको तक पहुंचा सकूँ और आपको प्रॉब्लम कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए और आपको पढ़ाई में आसानी रहे। थैंक यू दोस्तों।